हाय, मेरा नाम है शिशिर। स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है केमिस्ट्री कोचिंग कैंपस। यहाँ पे हम केमिस्ट्री और बायोलॉजी के डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो आज हम फिर से पढ़ने जा रहे हैं द पीरियोडिक टेबल, जिसमें आज हमारा टॉपिक रहेगा द मॉडर्न, लिख देता हूँ मैं, द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, आज हम इसके बारे में थोड़ा स्टडीज करेंगे। ओके, इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को अपन लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल ये भी बुलाते हैं। ठीक है, तो ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहला वाला जो वीडियो है वो आप उसको जरूर देखिएगा, जिसमें मैंने मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल के बारे में अच्छे से डिस्कशन किया है। तो मेंडलीव नाम के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल बनाया। जब मेंडलीव ने ये पीरियोडिक टेबल बनाया तो वो जानते थे किसके बारे में? वो सिर्फ एक ही चीज के बारे में जानते थे, वो था एटॉमिक मास। ठीक है, तो ये उनके लिए क्या था? नोन था, न्यू अबाउट अबाउट और, अगला चीज था कि ही न्यू नथिंग अबाउट एक चीज के बारे में उनको बिल्कुल भी नहीं पता था, और वो था एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो उनको एटॉमिक नंबर के बारे में कुछ भी नहीं पता था, सिर्फ एटॉमिक मास के बारे में पता था। तो इस एटॉमिक मास को और इस एटॉमिक नंबर के बारे में आपने भी सुना होगा क्लास 9 में। अपने क्लास 9 में एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर सुना होगा। तो इसके लिए अपने पास कुछ फॉर्मूले थे जो 9th क्लास में देखे गए हैं, है ना? तो एटॉमिक मास को अपन रिप्रेजेंट करते हैं ए से, और एटॉमिक नंबर को अपन रिप्रेजेंट करते हैं जेड से। इतना तो आपको पता ही होगा, क्लास 9 के बुक को अगर आप उठाकर देखें तो उसमें ये चीज लिखा हुआ मिलेगा आपको। ठीक है, तो मेंडली के हिसाब से हमने क्या पढ़ा था कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स वेयर, है ना? प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस, पीरियोडिक फंक्शंस of their atomic mass। ठीक है, यहां तक अपने को क्लियर था बाय मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। ठीक है, लेकिन इसके कुछ लिमिटेशंस थे, है ना? मैं इसको भी लिख देता हूं यहाँ पे कि मेंडलीव्स लॉ के कुछ लिमिटेशंस थे। तो वो लिमिटेशंस जो थे वो क्या क्या थे? पहला लिमिटेशन हमने देखा है, अगर आप जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा मेरे प्रीवियस वीडियो में। इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाया है मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में, जहाँ पे कोबाल्ट और निकल के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, कोबाल्ट और निकल। तो अगर हम ये कोबाल्ट और निकल के बारे में देखें तो कोबाल्ट का जो एटॉमिक मास था, जो कोबाल्ट का एटॉमिक मास था वो, और निकल का एटॉमिक मास था वो, अगर ये देखा जाए तो इसका एटॉमिक मास ज्यादा था और इसका एटॉमिक मास कम था। तो हम अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किए थे एलिमेंट्स को, अरेंज करते हैं तो इंक्रीजिंग बोले तो छोटे से बड़ा। तो जो छोटा है उसको पहले होना था यहाँ पे, और जो बड़ा वाला है उसको यहाँ पर होना था। लेकिन ये चीज मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के हिसाब से गलत हो गया। अच्छा, दूसरा क्या था? दूसरा लिमिटेशन ये था कि उन्होंने
आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स किसको बोलते हैं अपन? मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि आइसोटॉप्स वो होते हैं जिसका सेम एटॉमिक नंबर होता है, सेम एटॉमिक नंबर होता है और डिफरेंट डिफरेंट एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक मास होता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास कार्बन है ना, कार्बन 612, ठीक है, ऑक्सीजन हो गया 16 और यहाँ पे 8, ऐसे ही लिखते जब हम नाइट्रोजन 14 और 7, हाइड्रोजन 1 1। हमने डिस्कशन किया था हाइड्रोजन के बारे में, उसके आइसोटॉप्स के बारे में। इसके आइसोटॉप्स और कौन कौन से हैं? H11, H21 और तीसरा कौन सा था? H31। तो प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड T, B और T। उन्होंने सिर्फ H नाम का एक कॉलम, एक पोजीशन छोड़ा था और उन्होंने अगर इसको यहाँ पे रखा है तो यहाँ कायदे से D और T यहाँ पर होना था, लेकिन यानी ड्यूट्रियम और ड्यूट्रियम को यहाँ रखना था, बट ऐसा उन्होंने नहीं किया। उन्होंने पूरे के पूरे को एक ही जगह पे रख दिया। ये दूसरा लिमिटेशन था जिसके बारे में वो कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिए। वैसे ही कुछ फ्यू अदर लिमिटेशन भी थे, फ्यू अदर लिमिटेशंस थे जिसको वो पूरा नहीं कर पाए। ऐसे कार्बन के भी आइसोटॉप्स होते हैं, है ना? तो कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनके भी कुछ आइसोटॉप्स हैं। वो चीज के बारे में अपन बाद में कभी डिटेल में ज्यादा पढ़ेंगे, ठीक है? तो ये सब आइसोटॉप्स में अलग अलग आइसोटॉप्स यानी अलग अलग एटॉमिक मास तो अलग अलग रखना था, बट उन्होंने कार्बन के लिए एक ही जगह छोड़ा, ऑक्सीजन के लिए एक जगह छोड़ा, नाइट्रोजन के लिए एक जगह छोड़ा, वैसे ही हाइड्रोजन के लिए भी एक जगह छोड़ा। तो ये सब लिमिटेशंस को वो समझा नहीं पाए। सो टू रेक्टिफाई दोज इमेजेस, दोज लिमिटेशंस, इसके रेक्टिफिकेशन के लिए या फिर करेक्शन के लिए, है ना, रेक्टिफिकेशन के लिए, है ना, उन्होंने इनके जो लिमिटेशन थे इसको रेक्टिफाई करने के लिए दूसरे साइंटिस्ट आए, या फिर आप बोल सकते हो साइंटिस्ट नहीं तो वो एक 1913 में 1913 में एक इंग्लिश फिजिसिस्ट आए, ठीक है, इंग्लिश फिजिसिस्ट आए जिनका नाम था हेनरी मोज़ले। मोज़ले, ठीक है, ये आए और उन्होंने स्टडी किया था एटॉमिक नंबर पे, माने उन्होंने स्टडी किया था एटॉमिक नंबर के फिजिकल एंड केमिकल कॉन्सेप्ट पे, फिजिकल एंड केमिकल कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक नंबर पे वो स्टडी कर रहे थे, है ना? और कैसे किया उन्होंने? उन्होंने स्टडी कैसे किया? एक्सरे स्पेक्ट्रोमेट्री से, एक्सरे के एक्सरे स्पेक्ट्रा जो बोलते हैं, इसके बारे में आपको ज्यादा डिटेल हायर क्लासेस में मिल जाएगा, ठीक है? तो ये जो एक्सरे स्पेक्ट्रा था उसको वो स्टडी कर रहे थे, उसमें वो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एटॉमिक नंबर को स्टडी कर रहे थे, ठीक है? तो उन्होंने कैसे परफॉर्म किया? ही परफॉर्म बाय स्टडीइंग ऑन एक्सरे स्पेक्ट्रा, और वहां से उन्होंने कुछ कंक्लूजन के हिसाब से क्या किया? मोज़लेज लॉ दिया है। वो ज्यादा जरूरी है, ये मोज़लेज लॉ, है ना, मोज़लेज लॉ दिया, ठीक है? यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? अब तो इस मोज़लेज लॉ के हिसाब से जो एटॉमिक नंबर था वो एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी था, ठीक है? उनके हिसाब से एटॉमिक नंबर एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है, किसका प्रॉपर्टी होता है? किसी भी एटम का। ये चीज उन्होंने देखा, तो उसके हिसाब से हमारा जो लॉ बन के निकला वो था कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एटम
वो डिपेंड किस पे होता था? एटॉमिक नंबर पे, एटॉमिक नंबर पे, ना कि एटॉमिक नंबर पे, ना कि एटॉमिक मास पे। ठीक है, इस पे नहीं होता था। यहाँ तक क्लियर हो गया सब चीज, है ना? अब देखिए, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि इन्होंने फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज का बात किया एटम का। तो अब अपन बात करते हैं इसमें कुछ चीज की, एटॉमिक नंबर कैसे उन्होंने बोला कि, या उन्होंने कैसे डिसाइड किया कि एटॉमिक नंबर ही मेन फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। तो इसको देखने के लिए अपन देखते हैं कि अब इन्होंने बोला था ना फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, इसमें अपन केमिकल प्रॉपर्टीज को लेते हैं, इसको देखते हैं थोड़ा ध्यान से, तो अपन को समझ में आ जाएगा कि उन्होंने एटॉमिक नंबर ही क्यों लिया। ठीक है, तो जब इन्होंने केमिकल प्रॉपर्टीज लिया, इसका मीनिंग क्या था? केमिकल प्रॉपर्टीज का मीनिंग ये है कि अ, एक केमिकल रिएक्शन में हाउ एटम्स आर गोइंग टू रिएक्ट। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, तो हाउ एटम्स आर गोइंग टू रिएक्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, इसी को केमिकल प्रॉपर्टीज बोल दिया अपन, है ना? अब ये होगा कैसे? हाउ डज इट हैपन, हाउ डज इट हैपन, हाउ डज इट हैपन, तो ये होगा कैसे? बाय एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है कि नहीं? इलेक्ट्रॉन्स को मैं अब से ई माइनस लिख के रखूंगा, ठीक है? बाय एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक्सचेंज का यहाँ पे मतलब है कि गेन या लॉस या शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो बाय एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स केमिकल रिएक्शन होता है, बाहर का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहता है, वैलेंस आप पढ़े होंगे क्लास 9 में, तो वो जो बाहर के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक एटम से दूसरे एटम में जाता होगा, तभी कुछ टाइप के केमिकल रिएक्शंस होते हैं। तो अगर वो एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, तो हम क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना? इसको मैं एन ई लिख देता हूँ, ठीक है? तो ये किस पे डिपेंड करता है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करता है। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो मैं इसको ऐसे कंक्लूसिवली लिख देता हूँ, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होता है, ये जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो एक एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के जितना होता है, और ये जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है वही हमारा एटॉमिक नंबर होता है। ये हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं पहले भी, है ना, क्लास 9 में, जिसको अपन जेड बुलाते हैं। ठीक है ना? तो ये जो एटॉमिक नंबर है, अब अगर ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करता है, अगर इसको उल्टा देखा जाए तो हमारे केमिकल प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड हो रहे हैं? किस पे डिपेंड हो रहे हैं? ऑन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये जो लॉ था, जो पहले मेंडली ने बनाया था, वो लॉ चेंज कर दिया गया। लॉ को चेंज करके एक नया लॉ फिर से लिखा गया, जिसको अपन आज की डेट में क्या बोलते हैं भाई? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, पीरियोडिक लॉ, या मोजलेज लॉ भी बोल सकते हैं उसको, है ना? तो ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो है वो क्या स्टेट करता है? इट स्टेट्स दैट कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एटम आर periodic functions, are periodic functions of their क्या हो जाएगा इस बार? एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। ठीक है,
तो अभी तक क्या हो रहा था कि मेंडलीव के हिसाब से फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज वर डिपेंडेंट अपॉन क्या था, पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ एटॉमिक मास होता था। इस बार मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, ये चेंज किया गया और एटॉमिक नंबर ही मेन फंडामेंटल प्रॉपर्टी का या फिर बेसिस बनाया गया पीरियोडिक टेबल को बनाने के लिए। तो इसका क्या मतलब हो गया कि अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं या एटम्स को अरेंज करते हैं, एटम या एलिमेंट्स की अगर बात करें तो अगर एलिमेंट्स को हम उसके एटॉमिक नंबर के बेसिस पे, जैसे 1 2 3 4 उसका एटॉमिक नंबर हुआ, ऐसे ऐसे अरेंज करें, तो उसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज आफ्टर अ रेगुलर और फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम सिमिलर हो जाएंगे, या तो सिमिलर हो जाएंगे या पीरियोडिकली इंक्रीज करेंगे, एक साथ इंक्रीज करेंगे या एक साथ डिक्रीज करेंगे। ठीक है, तो ये उसका एक्चुअल मीनिंग है। ठीक है, तो अब अपन इसके इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में और ज्यादा डिटेल में अपने नेक्स्ट वीडियो में ज्यादा डिटेल में अच्छे से देखेंगे कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या है। वो पीरियोडिक टेबल को देखेंगे और उसके अंदर के क्या क्या चीजें हैं, बारीकियों को बहुत अच्छे से डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में फिर से पढ़ेंगे। टिल देन, गुड बाय।